नमस्कार, मैं विशाखा ठाकुर। स्वागत है आप सभी का 3.0 टीवी में। यूएस लॉ मेकर्स ने डेट सीलिंग चर्चा में एक छोटी प्रगति की, जिससे इन्वेस्टर्स को परिणाम पर सकारात्मक बने रहने में मदद मिली। नतीजतन बिटकॉइन, इथेरियम और अन्य के नेतृत्व में वर्चुअल डिजिटल एसेट इसलिए ने अनएक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग जॉब्स और प्रोडक्टिविटी डेटा के बावजूद लाभ कमाने में कामयाब रहे हैं, जो दर वृद्धि के विचार को तालिका में वापस लाए हैं। हाउस लॉ मेकर्स ने चर्चाओं में प्रगति की सूचना दी। हालांकि वे और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन एक समझौते पर पहुंचेंगे या नहीं, ये अनिश्चित है। बिटकॉइन $26,400 और $26,500 के स्तर के बीच मंडरा रहा था, जहां ये पिछले दिन बिताया था, लेकिन मई में पिछले 12 दिनों के लिए टाइट रेंज से नीचे था। ईथर मार्केट वैल्यू में दूसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो समान रूप से रेंज बाउंड था और $400 के ठीक ऊपर, यानी लगभग 0.5% ऊपर ट्रेड कर रहा था। अन्य प्रमुख क्रिप्टो को दिन में थोड़ा पहले बढ़त के बाद मिक्स ट्रेड कर रहा था। IC15 इंडेक्स टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर 0.5% ऊपर 37,079 पॉइंट्स पर है। पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.43% बढ़कर $1.11 ट्रिलियन हो गया। उसी समय के दौरान टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम 16.39% घटकर $30.22 बिलियन हो गया। डीफाई में टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.87 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट वॉल्यूम का 6.20% है। सभी स्टेबल कॉइन्स का वॉल्यूम अब $27.87 बिलियन है, जो कि क्रिप्टो मार्केट के टोटल वॉल्यूम का 92.22% है। बिटकॉइन का डोमिनेंस वर्तमान में 46.23% है, दिन में 0.14% की बढ़त देखी गई। एनालिस्ट ने कहा कि अभी के लिए जब तक हम इस डेट सीलिंग क्राइसिस का समाधान नहीं देखते हैं, तब तक हम एक तरह के होल्डिंग पैटर्न में फंसे हुए हैं। इस बीच आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की बढ़ती जरूरतों के आधार पर ग्राफिक्स चिप जायंट एनवीडिया से ठोस प्रक्षेपण के परिणाम स्वरूप टेक फोकस नास्डैक कंपोजिट में 1.7% की बढ़त दिखाई दी। फर्स्ट क्वार्टर में अच्छी कमाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ती दिलचस्पी के बीच चिप की मांग पर पॉजिटिव व्यू के कारण ग्राफिक्स कार्ड मैन्युफैक्चरर में रातों रात स्पाइक के बाद प्रमुख एशियन एनवीडिया कॉप सप्लायर्स के शेयर गुरुवार को काफी ऊपर गए। एनवीडिया को सेमीकंडक्टर टेस्टिंग टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने वाली जापान की एडवांटेज कॉप इनके टॉप परफॉर्मर्स में से एक थी, जो 16% की हाई रिकॉर्ड पर पहुंच गई। ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉप प्रोडक्शन के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा चिप मेकर और एक महत्वपूर्ण एनवीडिया सप्लायर 3% से अधिक की बढ़त के साथ साथ साउथ कोरिया के SK हाइनिक्स इंक में लगभग 5% की बढ़त हुई। जैसा कि दुनिया के सबसे वैल्यूएबल चिप मेकर ने फर्स्ट क्वार्टर में अनुमान से बेहतर प्रॉफिट दर्ज किया। एनवीडिया के शेयर्स में घंटे के बाद के ट्रेडिंग में लगभग 25% की बढ़त हुई। कंपनी ने AI डेवलपमेंट से हायर डिमांड का हवाला देते हुए सेकेंड क्वार्टर के लिए एंटिसिपेटेड रेवेन्यू से अधिक मजबूत होने का भी प्रेडिक्ट किया। कंपनी अपने डेटा सेंटर चिप्स की डिमांड में बढ़त का अनुभव कर रही है, जो AI टेक्नोलॉजी को सशक्त बनाने के लिए महत्वपूर्ण है, जिसने हाल के वर्षों में पॉपुलैरिटी में काफी वृद्धि देखी है। न्यू टेक्स्ट, इमेज और प्रोग्रामिंग कंटेंट जनरेट करने के लिए हिस्टोरिकल डेटा का उपयोग करके जनरेटिव AI का उपयोग OpenAI की ChatGPT जैसी टेक्नोलॉजीज द्वारा किया जाता है। दुनिया भर के कस्टमर्स को अपनी कटिंग एज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज की पेशकश करने के लिए IT जायंट विप्रो लिमिटेड ने मंगलवार को गूगल क्लाउड के साथ एक्सपैंडेड कोऑपरेशन की घोषणा की। अपने खुद के AI इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बिजनेस एक्सेलरेटर्स और प्री बिल्ट इंडस्ट्री सॉल्यूशंस के साथ विप्रो वर्टेक्स AI, जनरेटिव AI ऐप बिल्डर और मॉडल गार्डन लाइब्रेरी के फाउंडेशन मॉडल सहित गूगल क्लाउड द्वारा प्रदान किए जाने वाले जनरेटिव AI टूल्स और सर्विसेज की पूरी रेंज को इंटीग्रेट करेगा। विप्रो 20,000 एसोसिएट्स को गूगल क्लाउड की जनरेटिव AI टेक्नोलॉजीज पर ट्रेन करेगा, ताकि कस्टमर्स को AI की पूरी क्षमता का एहसास करने और बड़े पैमाने पर सुरक्षित AI आधारित ट्रांसफॉर्मेशन को चलाने में मदद मिल सके। जर्मनी में इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस ने भारत के AI सुपर कंप्यूटर को AIRAW80 नाम दिया, जिसे दुनिया के 75वें बेस्ट कंप्यूटर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पुणे में CDAC में AI सुपर कंप्यूटर एरावत डिप्लॉय किया गया है। सुपर कंप्यूटर को टॉप 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटिंग लिस्ट की सबसे हालिया रिलीज में लिस्ट किया गया था, जो कि इसके 61st एडिशन में है। 13,170 टेराफ्लॉप की चौंका देने वाली स्पीड के साथ एरावत PSAI भारत का सबसे बड़ा और सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर सिस्टम है।
इस अचीवमेंट पर बोलते हुए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी श्री अलकेश शर्मा ने कहा, डिजिटल युग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सबसे आशाजनक तकनीक है। मासिव डेटा अवेलेबिलिटी, स्ट्रॉन्ग डिजिटल इकोनॉमी और स्किल्ड वर्कफोर्स के कारण एआई के लिए भारत के पास एक स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम और कम्पिटिटिव एडवांटेज है। भारत अप्लाइड एआई में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इमेज प्रोसेशन, पैटर्न रिकॉग्निशन, एग्रीकल्चर, मेडिकल इमेजिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ऑडियो असिस्टेंस, रोबोटिक्स और स्ट्रैटेजिक सेक्टर के लिए सॉल्यूशन डेवलप करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए सोसाइटी और इकोनॉमी की सबसे अधिक दबाव वाली समस्या को हल करने के लिए सिटीजन्स और ऑर्गेनाइजेशन को सशक्त बनाने के लिए भारत एआई तकनीक का अनुसरण करेगा। ओपन एआई का चैट जीपीटी ऐप क्राउड को आकर्षित कर रहा है क्योंकि एआई रेवोल्यूशन गति पकड़ रही है। लेकिन तालियों और चीयर्स के बीच एक जानी मानी सॉफ्टवेयर फर्म चुपके से इनाम काट रही है। एप्पल के पास अभी भी एआई पाई का एक बड़ा हिस्सा छीनने का एक साधन है, भले ही वे जेनरेटिव एआई में सबसे आगे ना हो। चैट जीपीटी के लिए एक आईफोन ऐप जारी करने के साथ ओपन एआई की परियोजना को गति मिली और ऐप स्टोर चार्ट के टॉप पर तेजी से पहुंचा। ऐप के फ्री एप्स कैटेगरी में टॉप स्पॉट पर तेजी से बढ़ना एक ऐसा कारनामा था जिसे एप्पल के सॉफ्टवेयर के डेजिग्नेशन द्वारा मस्ट हैव कैटेगरी के तहत एसेंशियल्स के रूप में रेखांकित किया गया था। iOS के माध्यम से खरीदे गए सभी नए सब्सक्रिप्शन पर एप्पल के इनफेमस 30% कट के बारे में बात करते हैं, जिसे एप्पल टैक्स के रूप में भी जाना जाता है। फी को कुछ आलोचना मिली है, विशेष रूप से क्रिप्टो करेंसी यूजर्स से जो इन-ऐप NFT खरीदारी को महंगा पाएंगे। फिर भी ओपनएआई ने एक अलग मेंबरशिप वेबसाइट लॉन्च करने के बजाय अपनी बिल्ट इन ऐप परचेज सिस्टम का उपयोग करके एप्पल के नियमों का पालन करने का निर्णय लिया। इसका मतलब ये है कि हर चैट जीपीटी प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए iOS कंज्यूमर्स द्वारा भुगतान किए जाने वाले $20 पर मंथ में से $6 एप्पल अपने पास रखता है। बिटकॉइन के क्रिएटर टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी ने आज खुलासा किया कि उसने ब्लॉकचेन कैपिटल के नेतृत्व में सीरीज सी फंडिंग में $115 मिलियन जुटाए हैं। फंड्स का उपयोग कई पहलों के लिए किया जाएगा, जिसमें अक्सर मॉक कैप्चा टेस्ट के रिप्लेसमेंट भी शामिल है। सिविक, एक कंपनी जिसने एक अकाउंट द्वारा उपयोग किए जा सकने वाले वॉलेट की अमाउंट को सीमित करके NFT ड्रॉप्स का गलत तरीके से एक्सप्लॉइट करने से बॉट्स रोकने के लिए टूल का एक सूट लॉन्च किया है। ये कंपनियों में से एक है जो बॉट्स के उपयोग को धोखा देने के लिए लड़ रही है। बोगात ने इस राउंड में ब्लॉकचेन कैपिटल द्वारा कंट्रीब्यूट की गई अमाउंट का खुलासा नहीं किया। हालांकि A16Z क्रिप्टो, बैंक कैपिटल क्रिप्टो और डिस्ट्रीब्यूटेड ग्लोबल सभी ने फंड रेजिंग में भाग लिया। टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी के अनुसार फंड्स का उपयोग रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ साथ वर्ल्डकॉइन इनिशिएटिव और वर्ल्ड ऐप के विस्तार के लिए भी किया जाएगा। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में स्थित टूल्स फॉर ह्यूमैनिटी के स्टाफ की संख्या बढ़ रही है, जिसमें इलेक्ट्रिक कॉइन कंपनी, रेवोलेट, उबर, ब्लॉक, ट्विटर और एप्पल के पूर्व कर्मचारी शामिल हैं। ओपनएआई के सीईओ और वर्ल्डकॉइन के को-फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के एक हफ्ते बाद बताया कि वह $100 मिलियन के शुरुआती लक्ष्य के साथ एक नए फाइनेंसिंग राउंड पर एडवांस टॉक्स में थे। बेस लेयर 2 इथेरियम आधारित ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल, जो अमेरिकन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस ग्लोबल इंक से जुड़ा है, ने कुछ फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स को पब्लिश किया है जो इसके अपकमिंग मेननेट डिप्लॉयमेंट को निर्देशित करेगा। बेस प्रोटोकॉल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की गई नोटिफिकेशन के अनुसार बेस प्रोटोकॉल के मेननेट को लॉन्च करने का प्रयास केवल सही सेफ्टी और सिक्योरिटी फीचर्स को प्राप्त करने पर निर्भर करता है। हालांकि लेयर 2 प्रोटोकॉल ने कहा कि बेस प्रोटोकॉल के लिए नेटिव टोकन प्रदान करने का इसका कोई प्लान नहीं है, जो कि ज्यादातर L2s के फंडामेंटल डिजाइन फिलॉसफी के खिलाफ है। प्रोटोकॉल ने स्वीकार किया कि इसने अपने टेस्टनेट को जारी करने के बाद से अपने प्लेटफॉर्म पर निर्माण के लिए कई क्रिएटिव प्रोजेक्ट को प्रोत्साहित किया है। बेस ने कहा कि इसका इरादा धीरे धीरे संख्या बढ़ाने का है। जेन Z, जेन Y और जेन X क्यूकॉइन सहित सभी जनरेशंस में एआई इंटीग्रेशन और ब्लॉकचेन इफेक्टिवनेस के बारे में कस्टमर्स के व्यू पॉइंट्स और ग्लोबल को बेहतर ढंग से समझने के लिए टॉप 5 ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस में से एक ने स्टडी की है। रिसर्च के कंक्लूजन्स एआई एडॉप्शन के लिए जनरेशनल पैटर्न्स और एक्सपेक्टेशंस और क्रिप्टो करेंसी इकोसिस्टम पर इसके संभावित प्रभाव पर प्रकाश डालते हैं। डेमोग्राफिक ट्रेंड से पता चलता है कि कैसे युवा पीढ़ी क्रिप्टो करेंसी क्षेत्र में एआई टेक्नोलॉजी में बढ़ती रुचि और उपयोग पर नेतृत्व कर रही है। बिटकॉइन इकोसिस्टम के विकास के रूप में इन जनरेशनल डिस्टिंक्शंस को समझना प्लेटफॉर्म्स के लिए कई आवश्यकता और उनकी यूजर पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आवश्यक होगा।
स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी थंडरब्रिज कैपिटल ने फो के साथ पार्टनरशिप की। मर्जर के माध्यम से नास्डैक पर फ्लोट करने के लिए जापानीज क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज कॉइनचेक के इरादों के लिए देरी हो सकती है। 16 मई के प्रीलिमिनरी प्रॉक्सी स्टेटमेंट के अनुसार थंडरब्रिज बोर्ड का मानना है कि 2 जुलाई की डेडलाइन तक मर्जर को पूरा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं होगा। इसने सलाह दी कि डेडलाइन को 12 महीने तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, जो स्टॉक होल्डर की मंजूरी के अधीन है। कॉइनचेक और थंडरब्रिज का मर्जर पहले 2022 की सेकेंड हाफ में समाप्त होने का अनुमान लगाया गया था, जो पहली बार उसी वर्ष मार्च में इसकी घोषणा की गई थी। हालांकि कॉइनचेक ने अक्टूबर में घोषणा की कि डेडलाइन 2 जुलाई 2023 तक बढ़ा दी गई है। SPACs के साथ मर्जर्स हाल के वर्षों में पब्लिक होने वाली फर्मों का एक प्रमुख साधन बन गया है। हालांकि ऐसे कई स्टेटेड डील्स पिछले वर्ष देरी या कैंसिलेशन से प्रभावित हुए हैं। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मैं विशाखा आपसे फिर मिलूंगी ऐसी ही ताज़ा अपडेट्स के साथ। आज के लिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और जानकारियों के लिए लॉग ऑन कीजिए हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर स्कैन कीजिए